हेलो दोस्तों, कॉमिक शुरू चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश इंस्पेक्टर स्टील सीरीज की कॉमिक्स, जिसका नाम है बारूद। तो दोस्तों, इसका पार्ट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट 2 को। होम मिनिस्टर के प्रमुख सचिव त्रिपाठी ने जोरदार ठहाका लगाया। हा 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 हा। तुमने कहा था कि इंस्पेक्टर स्टील मेंटली फिट है और अभी तुम कह रहे हो कि बस जज्बाती हो गया था। तुम्हारी ये दोनों दलील एक दूसरे को काटती हैं मिस्टर गुप्ता। लेकिन सर, लेकिन कुछ नहीं। मेरी सुनो, इंस्पेक्टर स्टील के इतने बड़े शरीर में मौजूद छोटा सा दिमाग कभी भी जज्बाती हो सकता है, और अगर उसके जज्बात पागलपन की हद तक बढ़ जाएं तो जानते हो क्या होगा? तुम्हारे उस घटिया डॉक्टर अनीस ने जितना समर्थवान उसे बना दिया है, उसके होते वह तबाही का परकाला साबित हो सकता है। एक ऐसा दरिंदा बन सकता है जिसे रोकने का किसी के बस का नहीं होगा। इसलिए उसके शरीर और दिमाग का गहन परीक्षण करने की जरूरत है, और इसके लिए हमने बहुत से पहुंचे हुए वैज्ञानिकों की जांच कमेटी बिठाने का फैसला कर दिया है। उस जांच के बाद ही इंस्पेक्टर स्टील पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर सकेगा। इसलिए हम उसे कुछ दिन के लिए सस्पेंड करने का ऑर्डर देते हैं। नहीं सर, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मिस्टर गुप्ता, गो ऑन योर ड्यूटी बिकॉज यू आर ए कमिश्नर ऑफ राजनगर पुलिस एंड यू आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर। यह खुशखबरी मुझे तुरंत स्वामी जी को देनी चाहिए। कमिश्नर गुप्ता को भारी मंजिल सचिव के कमरे से बाहर निकलना पड़ा। सचिव का फोन सुनने के बाद स्वामी अपने साथियों की तरफ पलटा। हमारे रास्ते में आई एकमात्र अड़चन खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें अपना मिशन शुरू करना है। जी हाँ स्वामी जी, बारूद और हथियारों को जरूरतमंदों के हाथों में पहुंचा दिया जाएगा, और इस शहर में ऐसे जरूरतमंद हमें पैदा करने होंगे। फिर स्वामी जी ने सभा समाप्त की। उधर पुलिस हेडक्वार्टर में ये आप क्या कह रहे हैं कमिश्नर साहब? कह दीजिए ये सब झूठ है। सच को झूठ कहने का साहस मुझ में नहीं है अनीस। सच यही है कि इंस्पेक्टर स्टील नामक तुम्हारे आविष्कार पर एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच कमेटी बिठाने का निर्णय ले लिया गया है, और जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इंस्पेक्टर स्टील को सस्पेंड किया जाता है, और यह आदेश अभी से ही लागू है। लेकिन क्यों, मेरा कसूर क्या है, यह मैं खुद नहीं जानता, लेकिन चूंकि यह ऊपर से आया आदेश है, इसलिए इसे मानने के लिए मैं भी बाध्य हूँ। अपनी सर्विस पिस्टल मुझे दो और अपने हैंड मॉनिटर से फिलहाल अपने नाम के आगे से इंस्पेक्टर शब्द मिटा दो। आज से तुम स्टील हो, सिर्फ स्टील। मुझे सस्पेंड करने के पीछे कमिश्नर साहब का कोई निजी कारण भी हो सकता है। कहीं ये कोई रिश्वत स्कैंडल तो नहीं है? मन ही मन लाख बातें सोचते स्टील ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। अपनी बेल्ट और सर्विस पिस्टल कमिश्नर गुप्ता को सौंपकर वह बाहर निकलता चला गया। उसका यहाँ से जाने का ढंग बता रहा है कि उसकी भावनाओं को काफ़ी चोट पहुंची है। भाईजान, तुम ठीक कह दियो सलमा, और ऐसे में हमें उसके साथ होना चाहिए। आओ तुरंत ही। निराश हो गए दोस्त? नहीं, लेकिन पुलिस नौकरी से सस्पेंड होने के बाद मुझे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई मकसद तो तलाश करना ही होगा, और वह मकसद है मेरी बीवी और मेरा बच्चा। मैं अब उन्हें तलाश करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ हम भी हैं, हम उन्हें ढूंढ ही लेंगे, लेकिन फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ मिलकर उस षड्यंत्र को फाश करने के बारे में सोचना चाहिए जिसमें फतह कर तुम्हें सस्पेंड किया गया है। आओ दोस्त, मेरे घर चलो, वहीं इस विषय में सोचकर कोई निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करें। मैं अपनी गश्त पर निकलती हूँ। गश्त पर निकली सब इंस्पेक्टर सलमा अपने विचारों से अभी तक इंस्पेक्टर स्टील को नहीं निकाल पाई थी। इंस्पेक्टर स्टील अपने बीवी बच्चों को ढूंढना चाहता है, लेकिन क्या उसने कभी सोचा है कि जो बीवी अमर के रूप में उसके साथ ना रह सकी, वो रोबोट के रूप में उसके साथ रह पाएगी? क्या उसका बच्चा एक रोबोट को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर पाएगा? बुरी तरह चौंकी थी सलमा सामने के उस दृश्य को देखकर। वह लंगड़ा अपने हाथ में थमे ब्रीफकेस को उस इमारत के पास रखकर एक तरफ खिसक रहा है। उस व्यक्ति के लिए तो वह ब्रीफकेस काफी कीमती होना चाहिए, फिर वह उसे छोड़कर क्यों जा रहा है? देखना होगा। तेजी से आगे बढ़ी सलमा, पलक झपकते ही उस लंगड़े तक पहुंच गई। ए रुको, तुम अपना ब्रीफकेस छोड़कर कहाँ जा रहे हो? शायद मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम वही हो ना जिसे कुछ दिन पहले मैंने रेलगाड़ी के नीचे कटने से बचाया था? हाँ हाँ, मैं वही हूँ मैडम, लेकिन यह ब्रीफकेस मेरा नहीं है। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें वहाँ वह ब्रीफकेस रखते देखा है। वो ब्रीफकेस मेरा नहीं है। मैं बोलते बोलते वह लंगड़ा सलमा पर वार करके भाग खड़ा हुआ। उफ! लेकिन सलमा जैसी पुलिस ऑफिसर के आगे जब दो टांगों वाले नहीं भाग सकते थे, तो उस लंगड़े की क्या बिसात।
दूसरे ही पल सिंघनी सी गरज उठी सलमा, तेरी हालत पर तरस ना आ गया होता तो इस हरकत के बदले तुझे अपनी दूसरी टांग भी गंवानी पड़ती। लेकिन अब अगर तूने ये ना बताया कि उस ब्रीफकेस में क्या है तो अब तेरी दूसरी टांग टूटने से कोई नहीं बचा सकता। बम बम, वह किसी भी समय फट सकता है, भागो यहाँ से। ओह माय गॉड, अगर वह ब्रीफकेस फट गया तो उस इमारत के परखच्चे उड़ा देगा, सैकड़ों जिंदगियां मौत के मुंह में चली जाएंगी। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? सलमा ने सिर्फ एक पल सोचने में गवाया और फिर वह, इसे पकड़ो। पास ही खड़े लोगों को लंगड़े को पकड़ने का आदेश देकर भाग खड़ी हुई सलमा, उसने विद्युत किसी गति से लपक कर ब्रीफकेस को उठाया और हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे हाथ में बम है। ऐसे समय में बम को इस भीड़ भरे क्षेत्र से दूर ले जाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। बम का नाम सुनते ही भीड़ काई की तरह फटती चली गई। सलमा के हाथ में थमा बम किसी भी समय फट कर उसके चीथड़े उड़ा सकता था, लेकिन उस वीरांगना को इसकी चिंता कहाँ थी। उसे तो चिंता थी सिर्फ बम की। ना तो मैं इस बम को ज़्यादा दूर लेकर भाग सकती और ना इसे फटने से रोक सकती हूँ, इसलिए कुछ ऐसा सोचना हो कि ये बम फटने के बाद भी किसी को ज़्यादा नुकसान ना पहुँच सके, और इसके लिए वह गटर एकदम ठीक रहेगा। बला की फुर्ती और तेजी का प्रदर्शन करते हुए सलमा ने गटर का ढक्कन खोला और उसमें ब्रीफकेस फेंक कर चीखती हुई वहां से दूर भाग खड़ी हुई। यहाँ से दूर भागो, जल्दी। ठीक एक पल बाद ही भड़ाम, तेज धमाके से फूटा हुआ शक्तिशाली बम गटर के परखच्चे उड़ाता चला गया। लेकिन खुश थी सलमा, सब इंस्पेक्टर सलमा, क्योंकि खुदा का लाख लाख शुक्र है कि किसी की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। अब वह लंगड़ा बताएगा कि इतना शक्तिशाली बम उसे किसने दिया। कुछ ही देर बाद अंधेरे में डूबे इस बड़े गोदाम का ही पता बताया था उस लंगड़े ने। यहीं से उस जैसे सैकड़ों मजबूर आदमियों को रुपया, बारूद और हथियार दिए जाते थे ताकि वे लोग इस शहर में जगह जगह विस्फोट और लूट मार कर सकें। पूरे शहर को बारूद के ढेर पर ठिकाने की प्लानिंग यहीं से परवान चढ़ रही है। लेकिन मैं उस प्लानिंग के साथ साथ उसके बनाने वालों को भी यहीं दफन कर दूंगी। अंदर गोदाम में चारों तरफ पेटियां ही पेटियां भरी हुई हैं। क्या है इनमें? AK-47 रॉकेट लॉन्चर, बारूद। उफ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ इतनी खतरनाक साजिश रची जा रही है। इसके साथ साथ तुमने ये भी नहीं सोचा होगा इंस्पेक्टर कि मौत इस खतरनाक अंदाज में यहाँ तुम्हारा इंतजार करती हुई मिलेगी। ओह, मेरी उपस्थिति का आभास पाकर इन्होंने मुझे घेर लिया है। अब तो करो या मारो वाली मिसाल को अंजाम देते हुए काम करना होगा। बेवकूफ़ों, देख क्या रहे हो? तुम्हारे हाथों में गने हैं, खत्म कर डालो इसे। सिर्फ गने हाथ में थामने से कुछ नहीं होता, उन्हें चलाने के लिए ऐसी तेजी और फुर्ती की जरूरत होती है। और ज़रूरत होती है उस फुर्ती और तेजी को सही समय पर इस्तेमाल करने की। अचानक गोलियां खत्म। ओह, हा। सिर्फ 6 गोलियों के बल पर हमारा मुकाबला करने आई थी। हा। तड़। सिर्फ 6 गोलियों के साथ नहीं, बल्कि उस हौसले और जाबाज के साथ मैं तुमसे मुकाबला करने आई हूँ जो तुम में नाम मात्र भी नहीं है, जबकि उसमें मुझ में कूट कर भरा हुआ है। सही कहा, एकदम सही कहा इस महिला सब इंस्पेक्टर ने। लेकिन मेरे ये सेवक, जिन्हें मैंने ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया है, उसकी जाबाजी और हौसले के साथ उसकी जान भी उसके शरीर से निकाल देंगे। ताकतवर, शक्तिशाली। आज्ञा स्वामी तेजी से दोनों सेवकों को आज्ञा देता चला गया। इधर अपने साहस और जाबाजी के बल पर सलमा विजय हासिल कर चुकी थी। अब तुम सबकी आंखें हवालात में ही जाकर खुलेंगी और तेरी आंखें खुलेंगी यमराज के पास जाकर। भाग। ओह माय गॉड, ये दोनों पहलवान तो सीधा WWF के रिंग से निकलकर आए लगते हैं। WWF के पहलवानों जैसे नहीं हैं हम, उनमें और हमें बहुत फर्क है। वे पैसे का खेल खेलते हैं और हम खेलते हैं मौत का खेल। उफ, इसके सिर पर मेरे पार का तो कोई असर नहीं हुआ, बड़ा, जबकि इसके बाद ने मुझे रॉकेट बना डाला। ये तो मुझे मार ही देने पर उतारू है। दोनों विशालकाय पहलवानों के सामने बच्ची साबित हो रही थी सलमा। जल्दी ही उस एक तरफा लड़ाई में वे क्षण भी आए जो सलमा की जिंदगी के आखिरी क्षण साबित होने वाले थे। हम दोनों के संयुक्त वार से अब तेरा कचूमर निकलेगा। तभी सलमा पर वार करने के लिए उठे दोनों पहलवानों के हाथ उन 2 फौलादी सिकंजों में फंस कर रह गए और फिर भड़ा,
औरतों पर हाथ उठाना पाप है और उस पाप की यह सजा है। इंस्पेक्टर स्टील, इंस्पेक्टर स्टील नहीं सलमा, स्टील, सिर्फ स्टील। स्टील हो या पहाड़, हमसे टकराकर हर चीज चूर चूर हो जाती है। भड़ा, आह, भड़ा। तुम्हारी तरह मैं भी कभी कभी तोड़फोड़ में विश्वास करता हूँ, लेकिन मैं सामान नहीं, तुम जैसों के थोबड़े तोड़ता हूँ। भड़ा। एक पहलवान तो पेटी के साथ ही धराशायी हो गया, बाकी बचा दूसरा। तुम जैसे सैकड़ों को मैंने धूल चटाई है। भड़ा। तुम्हारे वारों से लगता है कि तुम जो कह रहे हो वह तुमने ज़रूर किया होगा, लेकिन तुमने वैसा जिनके साथ किया वे मेरे जैसे होंगे, मैं नहीं होऊंगा। पेटियों के उस बड़े ढेर ने उस पहलवान को भी फिर उठने का मौका नहीं दिया। सब बेहोश हो गए। अब इन सभी को मैं गिरफ्तार करता, ओह सॉरी, मैं तो इन्हें गिरफ्तार कर ही नहीं सकता, मुझको तो यह अथॉरिटी ही नहीं। तुम इन्हें गिरफ्तार करो सलमा। तुम्हारे इन शब्दों में जो भावना और दर्द छिपा है मैं उसे अच्छी तरह समझती हूँ स्टील। तुम इंस्पेक्टर नहीं हो, इस बात का दुख मुझे मस्तिष्क में दुख तुम्हारे मस्तिष्क को बुरी तरह कचोट रहा है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्द ही बहाल कर दिए जाओगे। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार है। खैर, तुम छोड़ो इन बातों को, तुम अपराधियों को गिरफ्तार करो ताकि इनसे पूछताछ करके तुम मुख्य अपराधी तक पहुंच सको। भारी मन से सब इंस्पेक्टर सलमा अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुट गई। इंस्पेक्टर स्टील उसे देखता रहा, अपनी उन त्रियांत्रिक आंखों से जिसमें वास्तविक आंखें होती तो निस्संदेह वे आंसुओं से भरी होती। तो दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।